जब दरबारी ने बीरबल से कहा, महाराज आप देखिए, शरद की पहली ठंड ने हमारे तालाब की सतह पर जादुई पर्दा बिछा दिया है। लगता है मानो पानी लकड़ी बन गया हो। क्या बीरबल सचमुच उस पर चल सकता है? अकबर हंसे और दरबार में हल्की सरगर्मी मच गई। सारे दरबारी अपने अपने कोनों से गर्दनें निकालकर देखने लगे, कुछ उत्सुकता से, कुछ शरारती नजरों से और कुछ ऐसे जिनके दिल में ईर्ष्या की आग जल रही थी। वो दिन ठंड का पहला था। आकाश साफ, हवा में हल्की सी चुभन और महल के पीछे बने पुराने तालाब की सतह पर शरद का बर्फीनुमा आवरण बिखरा था। ऐसा मानो प्रकृति ने अपने झोले से चांदी की मलाई उंडेली हो। दरबार में एक खास दरबारी था जिसका नाम हरिदास था। बागडोर संभालने वाला, बातों में तेज और अक्सर अपनी निकृष्ट चालाकी से दूसरों की बेइज्जती करने में विश्वास रखने वाला। वो अक्सर बीरबल की बुद्धि पर तंज कसता और अकबर के सामने उसे परेशान करने की कोशिश करता। आज भी उसकी निगाहें भीड़ के बीच शरारत के संकेत दे रही थी। उसने बीरबल से कहा कि वो तालाब के ऊपर निश्चिंत होकर चले और भीड़ को चौंका दे, मानो बीरबल किसी जादूगर की तरह हो जो बिना भेद खोले चमत्कार कर दे। कुछ दरबारियों ने इससे पूछा परखा कि अगर बीरबल सफल हुआ तो उसे सम्मान मिलेगा और अगर असफल हुआ तो उसे मजाक का पात्र माना जाएगा। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, जो प्रश्न बुद्धिमत्ता के लिए है वो कभी स्वाधीन नहीं होता। पर देखो, बीरबल की बुद्धि इतनी नाजुक नहीं कि उसे झूठी वाहवाही की जरूरत पड़े। पर राज के हृदय में भी जिज्ञासा तैर रही थी। क्या वाकई शरद के पानी पर चलना संभव है? बीरबल ने पहले तो शांत चेहरा बनाए रखा। उसकी सूझबूझ में कुछ और ही खेल था। उसने दरबार का घेरा देखा, भीड़ के चेहरे पढ़े, किसने क्या आशा की, किसके मुंह में तंज था, और फिर बोला, महाराज मैं चल सकता हूं, पर जो नियम मैं रखूंगा वे सबको मानने होंगे। अकबर ने हां कर दी। बीरबल ने कहा कि वह दिन रात के नियम नहीं लगाएगा, नहीं किसी तरह का दिखावा करना चाहता, पर तालाब के किनारे कुछ छोटे छोटे काम वो करवाना चाहता है। हरिदास और बाकी दरबारी व्यंग्य कर रहे थे, पर अकबर ने आदेश दिया कि जैसा बीरबल कहे वैसा किया जाए। बीरबल ने गांव के एक बुजुर्ग मछुआरे को बुलाया जिसका नाम पंडित श्याम था। पंडित श्याम वर्षों से तालाब के किनारे रहता और हर मौसम में उसके पानी की दशा परिस्थिति को देखकर बताता कि कब मछली आएगी और कब नहीं। उसके पास अनुभव था, न कि किताबी ज्ञान, पर बीरबल ने उसे अपना मित्र समझा। पंडित श्याम ने तालाब को निहारा, अपनी लकड़ी की छड़ी से सतह पर हल्का सा टपक कर दिखाया और कहा, पहले ठंडी रात का तेज झोंका पड़ा तो ऊपरी परत जम जाती है, पर गहराई में पानी लगभग उसी तरह होता है। सतह पर पड़ा वो आवरण दिखावे का शहद है, हमेशा भरोसेमंद नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक कहा आपने, पर आज हम सब लोगों को यही दिखाना है कि किस तरह दिखावटी ठंड और सच्ची ठंड का अंतर होता है। बीरबल ने आदेश दिया कि तालाब के किनारे लकड़ी के 6 छोटे छोटे पुल बनाए जाएं। कोई प्लास्टिक नहीं, कोई फैंसी चीज नहीं, केवल स्थानीय बांस और रस्सी। हर पुल का उद्देश्य यह था कि भीड़ तालाब के किनारे खड़ी होकर समझ सके कि सतह पर कोई भी चीज जो चमकती है वो सुरक्षित नहीं होती। पुल बनाने का काम बच्चे और नौजवान मिलकर करने लगे। कुछ लोग काम में लगे, कुछ मजे ले रहे थे। बीरबल ने बच्चों को कहा कि वे तालाब के किनारे फूल और पत्थर रखें, ये सिद्ध करने के लिए कि हर चमकती चीज उपयोगी नहीं होती, पर इसकी असलियत वही दिखेगी जहां प्रयोग होगा। जब सब तैयार हो गया तो बीरबल ने हरिदास को बुलाया। भीड़ में एक गूंज उठी, अवसर मिल गया था हंसने का। हरिदास ने कपटी मुस्कान के साथ कहा कि वही सबसे पहले तालाब पर चलेगा और दिखा देगा कि ये कितना मजबूत है। बीरबल ने कहा, ठीक है, पर पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम क्यों चलना चाहते हो। हरिदास ने ठहाका मारते हुए कहा, क्योंकि यह दिखाना है कि जो चमकता है वो सोना होता है। भीड़ हंसी में खिलखिला उठी। बीरबल ने ध्यान से देखा और फिर बोला,
ठीक है, तुम जाओ। हरिदास ने अकबर से एक नजर पाई और अकबर ने भी अपनी आंखों में तर्क और विद्रोह का मिश्रण देखा। वो खड़ा हो गया और तालाब की सतह की ओर कदम बढ़ा। पहले कदम पर ही तालाब की सतह ने हरिदास को समझा दिया कि वो ठोस नहीं है। उसने जैसे ही एक पैर आगे बढ़ाया, वो गड़ गया और ठंडी पानी की हल्की लहर उसके जूते के पास तैर गई। भीड़ में हो हल्ला मच गया। हरिदास झटके से पीछे हट गया, पर उसकी गरिमा गिर चुकी थी। कुछ दरबारी चिल्लाए। किसी ने कहा कि उसे चोट लगी होगी, तो किसी ने कहा कि वो अब समझेगा कि हर चमकता सोना नहीं होता। हरिदास अपना चेहरा लाल कर बगल में खड़े होकर कहता रहा कि ये महज संवेदनहीन चूक थी। बीरबल ने नर्म आवाज में कहा, देखा, सतह पर चलना जितना आसान दिखता है उतना ही खतरनाक भी होता है, और जो बिना तजुर्बे आगे बढ़ता है उसे चोट लगती है। फिर बीरबल ने दूसरे दरबारी को बुलाया, एक सज्जन जो हमेशा दूसरों की मदद करता था और जिसका नाम विजय था। विजय ने बिना किसी दम्भ के तालाब के किनारे पैर धरकर पूछा कि क्या वो आगे बढ़ सकता है। बीरबल ने कहा कि विजय पहले तालाब के किनारे रखे पत्थर पर खड़ा होकर पानी की सतह पर नजर डाले। विजय ने किया और उसने देखा कि सतह पर जहां जहां पत्थर और पत्ते बिखरे हैं, वहां पर पानी का रंग थोड़ा बदल गया था। कहीं कहीं वो काला, कहीं कहीं चमकदार। विजय ने कहा, ये सतह एकदम धुंधली नहीं है, पर कहीं न कहीं ये ठोस होने का भ्रम देती है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, ज्ञान वही है जो देखने वाली आंख और समझने वाला दिल दोनों दे। विजय ने तब जो किया वो सादगी का परिचायक था। वो तालाब के किनारे से थोड़ी सी रस्सी ली और उसे अपने कमर में बांधा। दूसरा सिरा कुछ लोगों की पूंछ में थाम कर रखा और फिर धीरे धीरे तालाब पर पाव रखा। रस्सी का सहारा था, पर विजय का कदम निडर और संयमित था। उसने एक एक कदम तालाब की सतह पर रखा और आधे रास्ते तक बिना किसी गिरावट के चलता रहा। भीड़ के कुछ लोग चकित रह गए, कुछ ने तालियों की आवाज दिल से छोड़ी। विजय ने दिखाया कि बुद्धि और सावधानी से भी सतह पर चलना संभव है, पर यह सच्चाई नहीं कि सतह ठोस है। यह पहचानना जरूरी था कि किस तरह से कदम उठाने चाहिए। अगला मोड़ आया तब जब बीरबल ने घोषणा की कि अब वो स्वयं तालाब पर चलेगा। दरबार में एक तरह की सन्नाटा छा गया। क्या वह सचमुच बिना किसी सुरक्षा के चल पाएगा? बीरबल ने शांत मुद्रा में कहा कि वह भी रस्सी का सहारा लेगा, पर उससे अलग तरीका अपनाएगा। उसने किनारे पर खड़े लोगों से कहा कि वे तालाब के चारों ओर एक गोल चक्कर बनकर खड़े हों और एक दूसरे का हाथ थाम ले। भीड़ ने आश्चर्यचकित होकर ऐसा ही किया। बीरबल ने हाथ में एक छोटी लकड़ी रखी और कहा कि यह केवल सामूहिक सहायता का प्रतीक है। जो हाथ दूसरे हाथ को थामेगा तो गिरना आसान नहीं होगा। बीरबल ने धीरे से तालाब पर अपने पैर रखे। सतह ने उसके पैर को सहमति और विरोध दोनों रूप में परखा। कभी कभी झिझकी, कभी कभी सहमति। बीरबल एक दो कदम आगे बढ़ा और फिर अचानक उसने अपना पैनी दृष्टि से तालाब की सतह की ओर देखा और बोला, यहां पानी का रंग थोड़ा अलग है। सतह पर जिस हिस्से में और अधिक फूल और पत्थर जमा है, वहां पर आवरण अधिक कड़ी है, किंतु खाली सतह पर वो कमजोर है। उसने थोड़ा सा कदम जिस क्षेत्र में पत्थर थे वहां रखा और बिना हिले डुले सामने की ओर चलता गया। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट उठी। कुछ लोग राहत में चिल्लाए कि बीरबल सुरक्षित है, तो कुछ मुंह बनाकर सोच रहे थे कि ये बस सिद्धांतों का खेल है। पर कहानी का क्लाइमेक्स तब आया जब बीरबल ने अचानक रोक लिया और कहने लगा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ बुद्धि ही काम नहीं आती। ये भी जरूरी है कि हम अपने अहंकार और दूसरों के अहंकार के बीच तुलना न करें। आज हरिदास ने सोचा कि वो सब कुछ कर लेगा क्योंकि उसकी हिम्मत जूझ रही थी। विजय ने साबित किया कि साथ में सावधानी काम आती है, और मैं ये दिखा रहा हूं कि समझ के साथ कदम उठाने से भी परिणाम बेहतर आते हैं। अब मैं चाहूंगा कि हर कोई यहां से कुछ लेकर जाए, एक सीख, एक आदत। भीड़ खामोश हो गई। कुछ समझ रहे थे
कुछ नहीं। बीरबल ने एक एक करके कुछ बच्चों से कहा कि वे तालाब की सतह पर पड़े पत्थर उठाकर किनारे पर लाए। बच्चे उत्साह से दौड़े और पत्थर लेकर आए। बीरबल ने उन्हें कहानियां सुनाई कि पत्थर कैसे न सिर्फ रास्ता बनाते हैं बल्कि उन लोगों को बचाते भी हैं जो बिना देखे चल देते हैं। उसने बताया कि जीवन में भी ऐसे कई पत्थर होते हैं, अनुभव, सलाह, सावधानी, जो नजरअंदाज किए जा सकते हैं पर वे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तभी एक अनजानी घटना घटी। तालाब की एक ऊपरी परत अचानक टूटी और एक बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र की संख्या चेहरे की झुर्रियों में गढ़ी हुई थी, गिरने लगी। भीड़ में हलचल मची। किसने भी सोचा नहीं था कि किसी को चोट लगेगी। बीरबल ने फौरन कदम बढ़ाया। उसने रस्सी का इस्तेमाल किया और किनारे खड़े लोगों की मदद से उस औरत को बाहर निकाला। वो औरत कांपती हुई थी पर जिंदा थी। अकबर ने तुरंत चिकित्सक लाने का आदेश दिया और बीरबल ने भीड़ से कहा कि उन्हें तनिक दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि और किसी को नुकसान न पहुंचे। वो दृश्य दरबार के लिए एक सबक बन गया कि चुनौती चाहे कितनी भी भौंकी हो, असल परीक्षण तो मानवता का होता है। भीड़ ने देखा कि बीरबल ने सिर्फ दिखावे या शय की चिंता नहीं की, बल्कि जीवन की अहमियत को समझकर तुरंत मदद की। हरिदास की आंखों में शर्म की लकीर साफ दिखी। उसकी शरारत का रंग फीका पड़ गया। दूसरे दिन जब सूरज ने फिर से अपना उजला चेहरा दिखाया और तालाब की सतह पर शरद का आवरण पिघलने लगा, तो लोग अपने अपने घरों की ओर लौटे पर उनके मन में बीरबल की सिखावन एक अलग तरह की प्रतिध्वनि कर रही थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा कि उसने क्या सीख दी थी दरबारियों को। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, लोगों को दिखावा और सच्चाई में फर्क दिखाने का तरीका सिखाना जरूरी था। आज हम सबने देखा कि सतह पर चलना आसान नहीं और जिस पर हम भरोसा कर ले वो अक्सर धोखा दे सकता है, पर साथ में कदम उठाने और एक दूसरे का सहारा बनने से भय पर विजय पाई जा सकती है। अकबर ने फिर कहा, पर क्या ये किसी भी परिस्थिति में काम करेगा बीरबल? बीरबल ने आंखें चमकाकर कहा, हर परिस्थिति में नहीं, पर जहां मानवीयता और समझदारी हो वहां ये काम करेगा। कई महीने बाद उस तालाब के किनारे गांव वालों ने एक छोटी सी परंपरा शुरू की। हर साल शरद ऋतु की पहली ठंड के दिन वे तालाब के किनारे मिलकर एक छोटा समर का आयोजन करते, जहां वे एक दूसरे के अनुभव बांटते और नए लोगों को आगाह करते कि दिखावे से कभी भी निर्णय न ले। हरिदास भी अब पहले जैसा उग्र नहीं रहा। उसने अपने व्यवहार में सुधार किया और अक्सर बीरबल के पास आकर अपनी भूलों को स्वीकार किया। वो जान गया था कि चालाकी से अधिक बड़ी चीज होती है, वो है संवेदनशीलता। विजय और अन्य दरबारियों ने भी बीरबल की बातों को अपनाया और उन्होंने मिलकर महल के आसपास के छोटे छोटे तालाबों की रक्षा का काम किया, ताकि भविष्य में कोई भी निर्दोष व्यक्ति हैरान न हो। बीरबल का नाम न सिर्फ बुद्धि के लिए बल्कि सहानुभूति और व्यवहारिक ज्ञान के संयोजन के लिए जाना गया। कहानी का असली मोड़ तब आया जब बीरबल ने एक दिन अकबर को बताया कि तालाब पर जो पहली परत जमी थी वो केवल ठंड का आवरण थी, पर लोगों की मानसिक सतह पर भी कई परतें जम चुकी हैं। पूर्वाग्रह, दिखावा और अहंकार की परतें। उन्होंने बताया कि इन परतों को हटाने का तरीका किसी जादू में नहीं है, बल्कि लगातार संवाद, दूसरे के अनुभव को सुनने और समय समय पर प्रयोग करने से होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बुद्धि में हमेशा मानवीय आचरण का रस घुला रहता है बीरबल। आज तुमने हमें यह सिखाया कि ज्ञान के साथ दिल का मेल कितना जरूरी है। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, कल कोई नया खेल होगा और शायद फिर कोई नई चुनौती आएगी, पर असली चुनौती तो यही है कि हम स्वयं को सुधारते रहें। समाप्ति में तालाब अब केवल पानी का स्रोत नहीं रह गया था, वो एक सीख का स्थान बन गया, जहां पर बच्चों को बताया जाता कि सतह की चमक अक्सर धोखा दे सकती है, और जहां पर पुरानी कहानियां सुनाई जाती कि किस तरह बूढ़े लोग और बच्चे साथ मिलकर कदम उठाए। बीरबल की वो घटना दरबार में तब की चर्चा बनी रही।
कि कैसे एक साधारण प्रयोग ने लोगों की सोच बदल दी और कैसे शरद की चाल चलन वाली पानी की सतह ने सभी को एक गहरा संदेश दे दिया। और जहां तक हरिदास की बात है, उसने भी माना कि बुद्धि की चमक से अधिक जरूरी होती है मानवता की चमक। यही वो बात थी जो बीरबल ने अपने सरल प्रयोग के माध्यम से सिखाई थी। कई बरस बीत गए पर तालाब की वो घटना भूलने योग्य नहीं रही। अकबर के शासन में जहां कहीं भी लोग दिखावे पर अधिक ध्यान देने लगे, वहां बीरबल की वो कहानी जुबानी सुनाई जाती कि कैसे एक दिन दरबार में शरद के पानी पर चलने की बात उठी और कैसे उस चुनौती ने अंततः लोगों के भीतर के संघर्षों को शांत कर उन्हें सहानुभूति और समझ की ओर मोड़ा। बीरबल ने न केवल एक दरबार को परखा बल्कि एक समाज को भी जगाया, और यही उसकी असली उपलब्धि थी। रात की अंतिम सेहरन जब महल के कक्षों से निकलकर अकबर के बड़े से दरबार की ऊंची छत पर धीरे धीरे उतरती, तब भी अकबर का मन बेचैन रहता। उस दिन महल में कोई बड़ा पर्व भी नहीं था, न कोई विदेशी दूत आया था, न कोई राज्य का बड़ा निर्णय लेना बाकी था। फिर भी महल की मूर्त सी खामोशी अकबर को घेर रही थी। उसने दरबारियों को बुलाया और अपनी तलखसी आवाज में कहा, कल से हंसना बंद रहा। दरबारियों के चेहरे पर सब्र और आश्चर्य का मिलाजुला भाव आया। कुछ ने सोचा ये किसी आज्ञा प्रकार की बात है, तो कुछ ने मजाक समझकर हंसी रोकने की कोशिश की, पर अकबर ने आंखों में ठोस इरादा दिखाया। ये कोई ताज्जुब या खेल नहीं था। अकबर का मन उस समय भीतर से कड़वा था। कुछ दिनों से साम्राज्य में कई तरह की बातें चल रही थी, कुछ अफवाहें, कुछ बदनामी और कुछ ऐसे वृतांत जो लोगों की संवेदनाओं को भेद रहे थे। अकबर ने महसूस किया कि दरबार में हंसी कभी कभी हल्की सी नजाकत को उभार देती है, पर अक्सर वही हंसी लोगों को अनुत्तरदायी बनाकर उन्हें अपनी जिम्मेदारी से दूर कर देती है। साथ ही एक राजगुप्त सूचना ने भी उन्हें झकझोर दिया था। कहावतें जो किसी मजाक के बहाने बानी जाती हैं, बड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकती थी। अकबर ने सोचा कि यदि एक समय के लिए सारी हंसी बंद कर दी जाए तो लोग अपने शब्दों पर सोचना शुरू करेंगे। वे अपनी बातों में सावधानी बरतेंगे और झूठ या तिरस्कार कम होगा। इसीलिए उन्होंने फैसला किया, कम से कम एक महीने के लिए दरबार में हंसना मनाही होगी। दरबार में ये आदेश सुनकर हल्की सी खामोशी के बाद कुछ लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा कि ये अनुचित है, कुछ ने इस कानून में मजाक की झलक देखी और कुछ परेशान हुए, क्योंकि जिनके काम में हल्की हंसी, चुटकुले और हास्य की जरूरत थी, वे अब असमंजस में थे। पर जिसे सबसे बड़ा झटका लगा वो था बिरबल। बिरबल जिसकी बुद्धि, नजाकत और अनोखी शैली दरबार में हंसी के स्रोत थी। उसने अकबर की आंखों में गंभीरता देखी और बिना कोई विरोध किए सिर झुकाया। उसने अपने भीतर एक तूफान महसूस किया। उसे न केवल अकबर की इरादों की समझ थी, पर वो भी जानता था कि हंसी सिर्फ हल्का ठहाका नहीं, कभी कभी वो उपचार, कभी कभी संबंधों का पुल और कई बार समाज की चिंता का वफादार संकेत भी होती है। बिरबल ने ठान लिया कि वो इस नियम की परत दर परत परख करेगा और जहां जरूरत पड़ी वहां अपनी चतुराई और मानवता से अकबर का मन बदलने की कोशिश करेगा। जैसे ही मनाही लागू हुई, दरबार में एक अजीब सा दबाव आया। पुराने किस्से जो कभी हंसी में गूंथे होते थे, अब सख्त भाषा में बदल गए। नौकरानी से लेकर मंत्री तक हर किसी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। हाव भाव वही थे, पर हंसी के चारों ओर लगी मर्यादा ने सबको रोक दिया। कुछ मित्र तो घरों में हंसी को दबाकर रख रहे थे, जैसे किसी बीमारी को छिपा कर रखा जाता है। महल के प्रांगण में जो बच्चे कभी मिलकर खेल में हंसते थे, वे भी थुन गए। नन्हे बच्चे अपनी मां के हंसने पर भी डरने लगे, क्योंकि अब हंसी अपराध सी हो गई थी। कुछ बूढ़े लोग बोलते कि हंसी की आवाज जब तक कानों में रहती थी, दिलों में भी छूट मिलती थी। आज पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता छाई थी। बिरबल ने ये सब देखा और उसने ठाना कि वो ऐसा कोई रास्ता निकालेगा जिससे अकबर को उसकी मनाही का गहरा प्रभाव समझ आए, पर बिना
अकबर की इज्जत को ठेस पहुंचाए। बिरबल ने पहले तो दरबार में अपनी सूझबूझ से कुछ छोटे छोटे प्रयोग किए। उसने एक रात छिपकर दरबार के एक कोने में बैठकर देखा कि कैसे लोग अपने अपने काम करते हैं, कैसे एक दूसरे के चेहरों पर प्रतिक्रियाएं आती हैं पर शब्दों में दब जाती हैं। उसने ध्यान दिया कि जहां हंसी पहले लोगों के बीच पुल बनाती थी, वहां अब दूरी बढ़ गई थी। विशेषकर राजा के साथ दरबारियों का व्यवहार दूसरे जैसा हो गया। जो कभी मुंह से निकलती हंसी अकबर को भी नरम कर देती थी, अब उसी पर आवाज उठाने का साहस किसी में नहीं रहा। बिरबल ने सोचा कि सिखाना जरूरी है कि हंसना भी एक जिम्मेदारी है, जिसे बिना सोच समझे अपमान या तिरस्कार के साथ न किया जाए। पर पूरी तरह से मना कर देना भी उतना ही गलत होगा। यदि अकबर की मनाही किसी खास मकसद से थी, तो वो उद्देश्य बिना अपराध के पूरा होना चाहिए, किसी की आत्मा पर चोट पहुंचाए बिना। इसलिए बिरबल ने एक योजना बनाई। वो अकबर को दिखाएगा कि हंसना किस तरह सच्चाई और मानवता के लिए जरूरी है, पर वो ये भी साबित करेगा कि हंसी में मर्यादा होनी चाहिए। बिरबल ने सबसे पहले महल के छोटे छोटे लोगों से बात की। द्वारपाल, बागवानी करने वाले, रसोइया और बच्चों से। उसने उनसे कहा कि वे अपनी छोटी छोटी बातों, खेलों और कहानियों को इकट्ठा करें, पर उसे किसी भी तरह अकबर के सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट न होने दे। उसने उन्हें यह भी समझाया कि हंसी की एक नर्म सी खेती होती है, उसे सही मौसम में बोना चाहिए। लोगों ने बिरबल की बातों को गुप्त रूप से माना। बिरबल ने कुछ दिनों तक गांव के नटखट बच्चों को अपनी गोद में बिठाया और उन्हें सिखाया कि कैसे हंसना किसी का अपमान नहीं, पर संवेदना का संकेत भी बन सकता है। उसने बच्चों से कहा कि वे छोटी छोटी कहानियां बनाएं जिनमें मजाक और सहानुभूति दोनों हों, और वे कहानियां जब तक उनका समय न आए चुपचाप महल के पीछे छुपा कर रखें। इसी बीच अकबर ने दरबारियों से हर रोज रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया, उनसे कि किस तरह का माहौल बन रहा है, किसी ने नियम तोड़ा या नहीं। कुछ दरबारियों ने बोला कि मनाही ने शिष्टाचार बढ़ा दिया है, पर कुछ ने कहा कि जीवंतता घट गई है। अकबर ने एक दिन बिरबल से पूछा, तुम्हारे ख्याल में क्या हमसे कोई भूल हुई? बिरबल ने अपनी मिश्रित मुस्कान के साथ कहा, महाराज, नियमों का उद्देश्य लोगों को सोचने पर मजबूर करना होता है, पर वो केवल तभी सफल होता है जब लोग नियम को समझकर अपनाएं। यदि नियम लोगों के दिलों की आवाज दबा दें, तो वो नियम बेअसर हो जाता है। अकबर ने गंभीरता से कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने किसी का दिल दुखाया? बिरबल ने उत्तर दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, पर हो सकता है कि कुछ लोग अपनी खुशी को अपराध समझने लगे हैं। अकबर ने चुप्पी साध ली। उसके भीतर भी कुछ असहज भाव थे। उसे याद आया कि कई बार हंसी ने उसके और सैनिकों के बीच तनाव घटाया था और राज्य के जज्बातों को भी हल्का किया था, परंतु उसकी मनाही का कारण गुप्त अफवाहें भी थी। किसी ने यह कहा कि हंसी के बहाने लोग राजा के ऊपर तिरस्कार कर रहे हैं। अकबर ने कहा कि यदि ऐसा है तो उसे पता लगाना होगा। बिरबल ने अब अगला कदम बढ़ाया। उसने महल के एक छोटे से आंगन में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। उसने सभी दरबारियों को वहां बुलाया, पर किसी को नहीं बताया कि वो किस तरह की प्रदर्शनी है। सिर्फ कहा कि हर व्यक्ति अपनी जीवन में किसी एक ऐसी घटना का जिक्र करे जिसमें हंसी ने किसी की भावनाओं को आहत किया हो। दरबारियों ने अपने अपने किस्से बताए। कुछ ने कहा कि एक मजाक ने प्रेम में दरार डाल दी, कुछ ने कहा कि एक चुटकुले ने किसी की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाई। भीड़ में गंभीरता फैल गई। अकबर ने भी बैठकर सुना, पर बिरबल ने अचानक मोड़ दिया। जब सभी आ गए और आंसू और पछतावे की लंबी लड़ी लग गई, तो उसने कहा, अब सुनो उन लोगों की बातें जिन्होंने हंसी से दिल को मरहम लगवाया। उसने कुछ लोगों को बुलाया। एक वृद्ध महिला जिसे उसके पति के मस्खरेपन से स्नेह मिला था, एक सैनिक जिसे बंधे हुए गले की हंसी ने साहस दिया था, और एक छोटे बच्चे जिसे एक चुटकुले ने कठिन समय में हंसाया था और वो उम्मीद पा गया था। लोगों ने दोबारा सुना कि हंसी ने किसी किसी का जीवन बचाया भी है। अकबर ने उन दोनों तरह की कहानियों को सुना
दुख और भलाइयों की। उसने महसूस किया कि हंसी का दायरा बहुत व्यापक है, ये चोट भी पहुंचा सकती है और मरहम भी। अकबर ने पूछा, तो फिर समाधान क्या है? बिरबल ने कहा, महाराज, समाधान ये है कि हंसी पर मर्यादा हो, न कि मनाही। मर्यादा वही है जो किसी को नीचा न दिखाए, किसी के दर्द पर न हंसे और हंसी को सहानुभूति से जोड़ दे। यदि हम मनाही कर देंगे तो लोग नकली गंभीरता अपना लेंगे, पर जो भी असल में दुखी है उसे कोई सहारा नहीं मिलेगा। और यदि हम मर्यादा न सिखाएं तो हंसी हथियार बनकर लोगों को रोक देगी। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और वो सोच में पड़ गया। उसने अपने शासन में कई बार देखा था कि कठोर नियम से लोग पक्का हो जाते हैं, पर वे अंदर से टूट जाते हैं। वो समझ गया कि मनाही का उद्देश्य समझदारी थी, पर इसका तरीका शायद कटु हो गया था। अकबर ने अगला निर्णय स्वयं किया। उसने मनाही को पूरी तरह से नहीं हटाया, पर उसे बदल दिया। उसने एक नया आदेश जारी किया, दरबार में हंसी पर पैमाना होगा। पर पैमाना एक ताल नहीं कि कोई माप से कम हो या ज्यादा, बल्कि तालमेल का होगा। उसने कहा कि हंसी तब तक मानी जाएगी जब तक वो दूसरे की गरिमा के खिलाफ न हो और वो सरकार की निंदा का माध्यम न बने। जिसने किसी की बेइज्जती करने के लिए हंसी की, उस पर ध्यान दिया जाएगा और समझाया जाएगा, पर जो हंसी सहानुभूति से भरी होगी वो प्रशंसनीय मानी जाएगी। बिरबल की आंखों में संतोष उभरा। उसने जो चाहा वो हुआ। हंसी का जीवन के लिए महत्व स्वीकार किया गया, पर उसे जिम्मेदारी से जोड़ा गया। पर परिवर्तन का असर तुरंत नहीं हुआ। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, पर कुछ ने डर के कारण पुराने व्यवहार नहीं छोड़ा। कुछ दरबारियों ने सख्ती का सुख पाया था और वे अब इसे अवसर समझकर दूसरों की हंसी पर उछलने लगे। बिरबल ने ये नहीं छोड़ा। वो धीरे धीरे लोगों के बीच घुलता रहा। उसने अकबर के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे, जिसमें हंसी का त्याग न करके उसे सूझबूझ से प्रयोग किया गया। उसने एक बार महल में ऐसा खेल कराया जहां गणगीत और कहानियों के माध्यम से लोग अपने दर्द और मौका दोनों बांटते। हंसी और आंसू की जगह बदलती रहती थी। कलह को हल्की सी हंसी में बदलने का हुनर वही था जो बिरबल ने लोगों को सिखाया। धीरे धीरे महल में फिर वही गर्माहट लौट आई जिसे अकबर कभी चाहा करता था। ये गर्माहट अब और समझदार थी। लोग पहले की तरह बिना सोचे समझे तंज नहीं उड़ाते थे और जहां हंसी आती वहां सहानुभूति भी होती। समय के साथ अकबर ने महसूस किया कि मनाही के दिन भी कुछ चमत्कार लेकर आए थे। लोगों ने महसूस किया कि शब्दों की कीमत होती है और वे अब सोचकर बोलते थे। पर यही ढांचा स्थायी नहीं था। संसार की तरह महल भी जिंदा था और उसमें परिवर्तन आता रहता है। अकबर ने यह स्वीकार किया कि किसी वक्त में सख्ती जरूरी होती है ताकि लोग अपने व्यवहार का मूल्य समझें, और फिर मर्यादा अपनाकर उन्हें फिर अस्थायी छूट दी जाए ताकि मानव संबंधों की जीवंतता बनी रहे। बिरबल ने अंततः साबित किया कि हंसी मात्र आनंद का साधन नहीं बल्कि संबंधों का संजीवक भी है, पर उसे उचित शिक्षा और संवेदना के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। ये कथा महल के उन दिनों की है जब अकबर ने हंसने की मनाही का आदेश दिया। उस आदेश ने बहुत कुछ बदल दिया। कभी कभी सख्ती से कुछ टूटते हैं, पर वही सख्ती अगर सही मार्गदर्शन से जुड़ जाए तो लोग और भी समझदार बनते हैं। बिरबल ने इस सिखावन को सिर्फ शब्दों में न बताया, बल्कि लोगों के व्यवहार में उतरकर उन्हें दिखाया कि हंसना अधिकार नहीं, बस एक कला है जिसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। और अकबर ने समझा कि एक राजा का काम कठोरता और ममता दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना है। उस मनाही के दिनों के बाद दरबार में जो हंसी सुनाई दी वो अधिक मधुर, अधिक दायित्व बोध से भरी हुई थी, और महल की दीवारों पर गूंजती वो हंसी अब किसी के अपमान के लिए नहीं होती थी, बल्कि उम्मीद की आवाज बन गई थी। महाराजा अकबर के दरबार में जितने भी महान विनोदी और बुद्धिमान लोग थे, उनमें से बिरबल का नाम सबसे अलग चमकता था। उसकी बुद्धि ऐसी थी कि लोगों को हंसाते हुए भी सत्य
और न्याय के बीज बो देती। अकबर को बिरबल पर इतना भरोसा था कि वे अक्सर कठिन से कठिन मामलों में भी उससे सलाह ले लिया करते। मगर एक दिन ऐसा किस्सा हुआ जिसने पूरे नगर में चर्चा का विषय बनना बाकी रखा। वो किस्सा था एक गंजे आदमी के और एक ऐसे सवाल का जिसका हल बिरबल ने अपनी अनूठी चतुराई और इंसानियत के मेल से सुझाया। किस्सा उस समय की बात है जब अकबर राजा जंगल भटक कर एक नए गांव में पहुंचे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर चकित हुए, पर राजा ने अपना परिचय छिपाया और साधारण व्यक्ति बनकर पूरे गांव की सैर की। वहां उन्होंने एक गंजे आदमी को देखा जो आंखों में किसी तरह का दर्द लिए बैठा था। गंजे आदमी का नाम बिरसा था, एक अकेला वृद्ध जिसकी कहानियां गांव में मशहूर थी। लोग उसे अजीब अतरंगी समझते थे क्योंकि वो ज्यादातर चुप रहता और अक्सर लागों के बचपन के किस्से सुनाया करता। बिरसा के बाल नहीं थे, सिर पूरी तरह चमकदार और नंगी। बावजूद इसके उसकी शान और आत्मसम्मान में कोई कमी नहीं थी। अकबर ने देखा कि गांव के बच्चे बिरसा के पास आते और उससे तरह तरह के प्रश्न करते, पर वो गंभीर होकर बस मुस्कुराता रहता। कुछ नौजवान उससे ठिठोली करते और कहते, ओ गंजे बाबू, सिर पर शैतान का दीपक जला रखा है क्या? बिरसा शांत रहता और बस कहता, सिर्फ रोशनी है बेटा, अंधेरा तो सबकी परछाई में रहता है। अकबर को ये बातें भीतर तक छू गई। रात को उन्होंने सबके बीच बैठकर उस गंजे आदमी से बातचीत की। बिरसा ने गर्माहट से उनका स्वागत किया, पर उसकी आंखों के कोने में एक गहरी उदासी झलकती थी। अकबर ने पूछा, तुम्हारे बाल कहाँ गए बिरसा? बिरसा ने धीरे से कहा, महाराज, कुछ चीजें खो जाती है पर उनके साथ कुछ सीख भी आती है। मेरे बाल वर्षों पहले चले गए थे, किसी बीमारी ने नहीं बल्कि एक बड़ी चिंता ने। तब मैंने सोचा था कि अगर मैं अपनी चिंता पर विजय पाऊं तो अपने बालों की परवाह किसे। पर बाल चले गए, चिंता कुछ कम हुई, पर लोग मेरी तरफ देखते बदल गए। यही तो बड़ी सीख थी। दिखावट से लोग जल्दी निर्णय कर लेते हैं। अकबर ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और दिल में उसे सम्मान दिया। अकबर को उस गांव में कुछ अजीब सा माहौल दिखा। लोगों का व्यवहार बाहर से सज्जन पर अंदर से किंचित रूखा। मेहरबानियों के बावजूद किसी में सहानुभूति की कमी थी। अकबर ने सोचा कि शायद इस परिस्थिति में बिरबल की बुद्धिमत्ता कुछ बदल सके। वो अपने असली रूप में वापस दरबार पहुंचे और बिरबल को उस गांव के बारे में बताकर वहां भेजा कि वो गंजे आदमी के साथ समय बिताएं और गांव वालों की सोच का कारण समझे। बिरबल पहुंचा और उसने उसी सेठ पानी वाला ढोल बजाते हुए गांव में घूमना शुरू किया। लोगों ने देखा कि बिरबल अलग है। उसके भीतर की चालाकी पर भी एक मीठापन था। वो बिरसा के पास गया और उससे घंटों गुफ्तगू की। बिरसा ने अपनी बातें खुलकर बताई, कैसे उसके गंजेपन पर गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, कैसे नौजवानों ने उससे दूरी बना ली, कैसे लोग समझते कि उसकी बातें व्यर्थ है। बिरबल ने ध्यान से सुना और फिर बोला, बिरसा, क्या तुम चाहोगे कि मैं गांव वालों की सोच बदल दूं? बिरसा ने उदासी के साथ कहा, बदलते सोच की उम्मीद रखना कठिन है, पर तुम्हारी कोशिश मुझे नापसंद नहीं होगी। बिरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग न केवल सोच बदलेंगे बल्कि अपनी नजर भी बदल देंगे। अगले दिन बिरबल ने गांव के चौपाल में बुलावा किया। उसने तलवार की धार जैसी बात नहीं कही, न ही किसी का अपमान किया। उसने बस एक सवाल उठाया जो कड़क और चालाक दोनों था। उसने कहा, हमारे बीच एक गंजा आदमी है जिसे लोग अलग देखते हैं, पर क्या गंजापन श्रेष्ठता या अधिकार छीन लेता है? क्या बालों से इंसान की सोच या समझ बदल जाती है? गांव वाले हंसे, कुछ लोग ताली बजाने लगे, पर बिरबल ने उनसे कहा कि आज वे खेल खेलेंगे, एक खेल जिसमें हर व्यक्ति को अपना सिर पत्ता वाला या खुला रखना होगा। जो भी खुला सिर के साथ आएगा उसे सम्मान मिलेगा, और जो टोपी या कोई नकाबी चीज पहनकर आएगा उसे पीछे खड़ा होना होगा। लोगों ने सोचा कि ये मजाक है और भाग लेने लगे।
कई युवा और बुजुर्ग टोपी पहनकर आए, कुछ लोग सिर ढककर आए और बिरसा भी सहज भाव से आया। खेल शुरू हुआ। बिरबल ने अचानक घोषणा की कि जो भी व्यक्ति बिना टोपी के आएगा उसे चारपाई पर बिठाओ और पूछो उससे एक गंभीर सवाल, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। गांव वाले हैरान रहे। फिर बिरबल ने कुछ दयनीय सवाल उठाए, पर प्रश्न निंदा करने वाले नहीं, बल्कि लोगों के अंदर जो सहानुभूति थी उसे बाहर लाने वाले थे। कुछ ने कहा कि उनकी कमजोरी आलस्य है, किसी ने कहा कि वो झूठ बोलते हैं, किसी ने कहा कि वे लोगों की मदद नहीं करते। पर जब बिरसा के पास बात आई तो उसने कहा, मेरी कमजोरी अपनी परछाई से डरना है। लोगों ने हंसी में उछल कर कहा, परछाई से डरना, वो क्या नई बात है। बिरसा बोला, मैं अपनी परछाई से डरता हूं क्योंकि मैं जानता हूं लोग सिर्फ दिखावे को देखते हैं, पर जब परछाई पीछे नहीं हटती तो मन डर जाता है। लोग कुछ देर के लिए चुप रहे। बिरबल ने फिर कहा, जो लोग बिना टोपी के आए हैं वे सच बोले हैं, और जिनका सिर ढका है उनके भीतर भी डर है। आज हम किसी को 99 वर्ष तक टोपी पहनाने नहीं देंगे, पर हम उसकी बातें सुनेंगे। धीरे धीरे खेल का असर पड़ा। लोग अपने अपने दोषों को मानकर शर्मिंदा हुए। बिरबल ने यह खेल इसीलिए रचा था कि गांव के लोग छुपे हुए दोषों के साथ जी रहे थे। वे आत्मगर्व में इतने डूबे थे कि वे दूसरों की संवेदनाओं को नहीं समझ पाते थे। बिरबल ने उस शाम गांव वालों को समझाया कि किसी का गंजापन उसकी मानवीयता को नहीं काटता, बल्कि वो भी अनुभवों का खजाना है। उन्होंने बताया कि अक्सर जो व्यक्ति धीरे बोलते हैं वे अनुभवों का भार अपने भीतर रखते हैं, और यही सबक हमें जोड़ता है। पर गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिनके स्वभाव में तिरस्कार था। उनका नाम था भानु। भानु बड़ा ताकतवर और धनवान था, पर उसका दिल पत्थर जैसा कठोर था। उसने बिरसा को बार बार तंग किया और गांव वालों को भी उकसाया कि वे बिरसा को हंसने का विषय बनाए रखें। भानु ने सोचा कि बिरबल के खेल से उसकी मजाक उड़ सकती है, इसलिए उसने बिरबल को चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो बताओ, गंजा आदमी बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ है या जो सिर पर घने बाल पाले बैठे हैं। बिरबल ने आंखें चमकाकर कहा, यह तो पता होने वाली बात है। हम कल अदालत लगाएंगे और मैं एक परीक्षा करूंगा। भानु हंसा और चिल्लाया कि उसे पराजित करना आसान होगा। अगले दिन बिरबल ने दरबार जैसा बनावट कराकर गांव के बीच एक छोटा सा मंच लगाया। उसने घोषणा की कि जो गंजा आदमी है उसे एक विशेष काम दिया जाएगा। उसे गांव के सबसे झुर्रियों वाले पेड़ के नीचे बैठकर हर आने वाले व्यक्ति की समस्या सुननी होगी और उनके लिए एक सरल व्यवहारिक हल बताना होगा। जो व्यक्ति हल पर अमल करके सफल होगा वही विजेता होगा। पर शर्त यह भी कि जो व्यक्ति सच्चा समाधान पाएगा उसे पूरे गांव का सम्मान और एक तांबे का सिक्का मिलेगा, जो गांव के रक्षा मंदिर में रखा जाएगा। और जो ये बेवकूफी मानेगा कि केवल दिखावे से महानता मापी जाती है, उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी झेलनी होगी। लोग आश्चर्य में थे, किंतु बिरबल की बातों में लेखक के जैसा नियम था, साफ और न्यायपूर्ण। शुरुआत हुई। पहले आए किसान जो अपने खेतों में कीड़ों से परेशान था। बिरसा ने उसे सज्जनता से पूछा कि उसने पहले क्या उपाय किए। किसान ने बताया कि वो केवल कीटनाशक छिड़कता है। बिरसा ने कहा, खेत भी परिवार की तरह होते हैं। जिनमें बच्चे हैं उन्हें सिखाना पड़ता है कि वे अपने वातावरण की परवाह करें। तुम मिट्टी को जानो, उसमें नमी बनाए रखो और फसल की बीमारियों का चक्कर पोषक परीक्षण कराओ। और सबसे बढ़कर वो फसल जो जमीन की मदद कर सके उसे प्राथमिकता दो। किसान ने सलाह मानी और कुछ ही दिनों में कीड़ों की संख्या कम होने लगी। गांव वाले चौंके। फिर एक और आया, एक दुकानदार जिसका व्यापार घट रहा था। बिरसा ने पूछा कि वह अपने उत्पादों की कदर करता है या केवल कीमत पर उलझा है। दुकानदार ने कहा कि वो सस्ता बेचने का दबाव समझता है। बिरसा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सस्ता दिखता है पर टिकता नहीं।
तुम अपने माल की गुणवत्ता बढ़ाओ और ग्राहकों से बात करो, उनकी नजरों में विश्वसनीयता बनाओ। दुकानदार ने वही किया और व्यापार में धीरे धीरे सुधार हुआ। लोग अब सोचने लगे कि ये गंजा आदमी कितनी सरल लेकिन प्रभावी बातें कर देता है। पर भानु हताश था। उसने सोचा कि ये महज संयोग है, पर बिरबल को हराना उसकी प्रवृत्ति बन गई। उसने एक बड़ा जाल बिछाया। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि बिरसा के पास कोई खजाना छुपा है। जो भी उसे बताएगा वो उसकी रहस्य बताएगा और बदले में वो उसे बड़ा इनाम देगा। लोग लालच में आ गए, पर बिरसा ने शांत होकर कहा कि उसका कोई खजाना नहीं है। पर भानु की चालाकी को समझने के लिए बिरबल ने फैसला किया कि एक नाटक खेला जाएगा। अगले दिन भानु ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो उस गंजे आदमी की असलियत लोगों के सामने ला देगा। उसने घोषणा की कि वो एक प्रश्न पूछेगा। यदि बिरसा उसका उत्तर सही न दे सका तो उसे गांव छोड़कर जाना होगा। लोग डर गए कि कहीं बिरसा को कष्ट न हो। बिरबल ने कहा, ठीक है, पर प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि वो न केवल बुद्धि परखे बल्कि दिल की कड़वाहट भी देखे। भानु ने आत्मविश्वास से पूछा कि बताओ, एक ऐसा गुण बताओ जो दिखावे से बड़ा है और जिसे केवल अनुभव से पाया जा सके। बिरसा कुछ देर सोचा और फिर बोला, वो गुण सहानुभूति है जो केवल हृदय देख सकता है। भीड़ में हल्का सन्नाटा छा गया। भानु ने हंसते हुए कहा, ये सब कुछ सामान्य बात है, किसी को भी पता होगा। पर फिर बिरसा ने आगे कहा, सहानुभूति दिखाने में कठिनाई नहीं होती। मुश्किल तब आती है जब तुम अपने अहंकार को पीछे छोड़कर किसी के दर्द में सहभागी बन जाओ। भानु चुप रहा। उसकी आंखों में घृणा के साथ हल्की शर्म भी चमकी। बिरबल ने उसे मुस्कुराकर कहा कि सच्चा विजेता वही है जो अपनी ताकत से लोगों को ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। बिरबल ने गांव के हर घर से एक छोटी सी दादी, एक नौजवान और एक बच्चे को बुलाया। उन्होंने कहा कि अब हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें छोटे छोटे काम होंगे। जो गंजा आदमी बताएगा वे उसे करके दिखाएंगे। बिरसा ने कहा कि वो एक तालाब बनाकर दिखाएगा, पर तालाब सिर्फ पानी का नहीं होगा। वो तालाब लोगों के मन का प्रतिबिंब होगा। सबने सोचा ये क्या बकवास है, पर बिरसा ने निश्चय किया कि गांव के बीच खाली एक जमीन को पानी से भर देगा और उसमें ऐसे पौधे लगाएगा जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ऐसे पौधे जो दूसरों की परवाह कर सके। लोगों ने हंसी उड़ाई, पर बिरसा ने कहा कि वे जो भी देखेंगे वे अपनी आंखों से अनुभव करेंगे। दिन दर दिन बिरसा ने तालाब बनाना शुरू किया। उसने लोगों को काम सिखाया, कैसे पानी को साफ रखना है, कैसे पौधों की जड़ों को एक दूसरे से जोड़कर एक समुदाय बनाना है। बच्चे भी आए और अपनी असमान्यताएं छिपाकर नहीं आए, वे अपने सवाल लेकर आए। धीरे धीरे तालाब ने रूप ले लिया। वो तालाब न केवल पानी से भरा था, बल्कि उसमें ऐसे पौधे और फूल थे जो फूलते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते। सबसे बड़ी बात यह थी कि तालाब के आसपास लोग मिलकर काम करने लगे। वे अब एक दूसरे से मदद मांगने पर शर्म न करने लगे। बिरबल का उद्देश्य पूरा हुआ। वो गांव का एकता और सहानुभूति का केंद्र बन गया। भानु की घृणा धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने देखा कि लोग बिरसा की बातों से फायदा उठा रहे थे। उसने एक दिन चुपचाप तालाब के किनारे जाकर बिरसा से कहा, तुम्हारी बातें असर कर गई, पर बताओ तुमने ये सब बिना किसी राजनीतिक चाल के कैसे किया? बिरसा ने आंखों में चमक लिए कहा, कभी कभी सबसे बड़ा प्रभाव तब होता है जब तुम किसी को छोड़कर नहीं चलते। मैं सिर्फ सुनता हूं, समझता हूं और फिर सरल काम बताता हूं। वही काम लोगों के दिलों में उतर जाता है। भानु ने झट से कहा, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, पर तुम्हारे काम की ईमानदारी को मैं सम्मान देता हूं। उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं बची थी, उसमें कुछ नरमी आ गई थी। समय के साथ गांव बदल गया। लोग पहले जैसा तिरस्कार नहीं दिखाते। वे समझ गए कि दिखावे पर परिवर्तन का असर तुरंत नहीं हुआ। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली,
पर कुछ ने डर के कारण पुराने व्यवहार नहीं छोड़ा। कुछ दरबारियों ने सख्ती का सुख पाया था और वे अब इसे अवसर समझकर दूसरों की हंसी पर उछलने लगे। बिरबल ने ये नहीं छोड़ा, वो धीरे धीरे लोगों के बीच घुलता रहा। उसने अकबर के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे जिसमें हंसी का त्याग न करके उसे सूझबूझ से प्रयोग किया गया। उसने एक बार महल में ऐसा खेल कराया जहां गणगीत और कहानियों के माध्यम से लोग अपने दर्द और मौका दोनों बांटते। हंसी और आंसू की जगह बदलती रहती थी। कलह को हल्की सी हंसी में बदलने का हुनर वही था जो बिरबल ने लोगों को सिखाया। धीरे धीरे महल में फिर वही गर्माहट लौट आई जिसे अकबर कभी चाहा करता था। ये गर्माहट अब और समझदार थी। लोग पहले की तरह बिना सोचे समझे तंज नहीं उड़ाते थे और जहां हंसी आती वहां सहानुभूति भी होती। समय के साथ अकबर ने महसूस किया कि मनाही के दिन भी कुछ चमत्कार लेकर आए थे। लोगों ने महसूस किया कि शब्दों की कीमत होती है और वे अब सोचकर बोलते थे। पर यही ढांचा स्थायी नहीं था। संसार की तरह महल भी जिंदा था और उसमें परिवर्तन आता रहता है। अकबर ने यह स्वीकार किया कि किसी वक्त में सख्ती जरूरी होती है ताकि लोग अपने व्यवहार का मूल्य समझें और फिर मर्यादा अपनाकर उन्हें फिर अस्थायी छूट दी जाए ताकि मानव संबंधों की जीवंतता बनी रहे। बिरबल ने अंततः साबित किया कि हंसी मात्र आनंद का साधन नहीं बल्कि संबंधों का संजीवक भी है, पर उसे उचित शिक्षा और संवेदना के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। ये कथा महल के उन दिनों की है जब अकबर ने हंसने की मनाही का आदेश दिया। उस आदेश ने बहुत कुछ बदल दिया। कभी कभी सख्ती से कुछ टूटते हैं, पर वही सख्ती अगर सही मार्गदर्शन से जुड़ जाए तो लोग और भी समझदार बनते हैं। बिरबल ने इस सिखावन को सिर्फ शब्दों में न बताया बल्कि लोगों के व्यवहार में उतरकर उन्हें दिखाया कि हंसना अधिकार नहीं बस एक कला है जिसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। और अकबर ने समझा कि एक राजा का काम कठोरता और ममता दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना है। उस मनाही के दिनों के बाद दरबार में जो हंसी सुनाई दी वो अधिक मधुर, अधिक दायित्वबोध से भरी हुई थी और महल की दीवारों पर गूंजती वो हंसी अब किसी के अपमान के लिए नहीं होती थी बल्कि उम्मीद की आवाज बन गई थी। महाराजा अकबर के दरबार में जितने भी महान विनोदी और बुद्धिमान लोग थे उनमें से बिरबल का नाम सबसे अलग चमकता था। उसकी बुद्धि ऐसी थी कि लोगों को हंसाते हुए भी सत्य और न्याय के बीज बो देती। अकबर को बिरबल पर इतना भरोसा था कि वे अक्सर कठिन से कठिन मामलों में भी उससे सलाह ले लिया करते। मगर एक दिन ऐसा किस्सा हुआ जिसने पूरे नगर में चर्चा का विषय बनना बाकी रखा। वो किस्सा था एक गंजे आदमी के और एक ऐसे सवाल का जिसका हल बिरबल ने अपनी अनूठी चतुराई और इंसानियत के मेल से सुझाया। किस्सा उस समय की बात है जब अकबर राजा जंगल भटक कर एक नए गांव में पहुंचे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर चकित हुए, पर राजा ने अपना परिचय छिपाया और साधारण व्यक्ति बनकर पूरे गांव की सैर की। वहां उन्होंने एक गंजे आदमी को देखा जो आंखों में किसी तरह का दर्द लिए बैठा था। गंजे आदमी का नाम बिरसा था, एक अकेला वृद्ध जिसकी कहानियां गांव में मशहूर थी। लोग उसे अजीब अतरंगी समझते थे क्योंकि वो ज्यादातर चुप रहता और अक्सर लागों के बचपन के किस्से सुनाया करता। बिरसा के बाल नहीं थे, सिर पूरी तरह चमकदार और नंगी। बावजूद इसके उसकी शान और आत्मसम्मान में कोई कमी नहीं थी। अकबर ने देखा कि गांव के बच्चे बिरसा के पास आते और उससे तरह तरह के प्रश्न करते, पर वो गंभीर होकर बस मुस्कुराता रहता। कुछ नौजवान उससे ठिठोली करते और कहते, ओ गंजे बाबू, सिर पर शैतान का दीपक जला रखा है क्या? बिरसा शांत रहता और बस कहता, सिर्फ रोशनी है बेटा, अंधेरा तो सबकी परछाई में रहता है। अकबर को ये बातें भीतर तक छू गई। रात को उन्होंने सबके बीच बैठकर उस गंजे आदमी से बातचीत की। बिरसा ने गर्माहट से उनका स्वागत किया, पर उसकी आंखों के कोने में एक गहरी उदासी झलकती थी। अकबर ने पूछा, तुम्हारे बाल कहाँ गए बिरसा? बिरसा ने धीरे से कहा, महाराज,
कुछ चीजें खो जाती है पर उनके साथ कुछ सीख भी आती है। मेरे बाल वर्षों पहले चले गए थे, किसी बीमारी ने नहीं बल्कि एक बड़ी चिंता ने। तब मैंने सोचा था कि अगर मैं अपनी चिंता पर विजय पाऊं तो अपने बालों की परवाह किसे। पर बाल चले गए, चिंता कुछ कम हुई, पर लोग मेरी तरफ देखते बदल गए। यही तो बड़ी सीख थी। दिखावट से लोग जल्दी निर्णय कर लेते हैं। अकबर ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और दिल में उसे सम्मान दिया। अकबर को उस गांव में कुछ अजीब सा माहौल दिखा। लोगों का व्यवहार बाहर से सज्जन पर अंदर से किंचित रूखा। मेहरबानियों के बावजूद किसी में सहानुभूति की कमी थी। अकबर ने सोचा कि शायद इस परिस्थिति में बिरबल की बुद्धिमत्ता कुछ बदल सके। वो अपने असली रूप में वापस दरबार पहुंचे और बिरबल को उस गांव के बारे में बताकर वहां भेजा कि वो गंजे आदमी के साथ समय बिताएं और गांव वालों की सोच का कारण समझे। बिरबल पहुंचा और उसने उसी सेठ पानी वाला ढोल बजाते हुए गांव में घूमना शुरू किया। लोगों ने देखा कि बिरबल अलग है। उसके भीतर की चालाकी पर भी एक मीठापन था। वो बिरसा के पास गया और उससे घंटों गुफ्तगू की। बिरसा ने अपनी बातें खुलकर बताई। कैसे उसके गंजेपन पर गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, कैसे नौजवानों ने उससे दूरी बना ली, कैसे लोग समझते कि उसकी बातें व्यर्थ है। बिरबल ने ध्यान से सुना और फिर बोला, बिरसा, क्या तुम चाहोगे कि मैं गांव वालों की सोच बदल दूं? बिरसा ने उदासी के साथ कहा, बदलते सोच की उम्मीद रखना कठिन है, पर तुम्हारी कोशिश मुझे नापसंद नहीं होगी। बिरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग न केवल सोच बदलेंगे बल्कि अपनी नजर भी बदल देंगे। अगले दिन बिरबल ने गांव के चौपाल में बुलावा किया। उसने तलवार की धार जैसी बात नहीं कही, न ही किसी का अपमान किया। उसने बस एक सवाल उठाया जो कड़क और चालाक दोनों था। उसने कहा, हमारे बीच एक गंजा आदमी है जिसे लोग अलग देखते हैं, पर क्या गंजापन श्रेष्ठता या अधिकार छीन लेता है? क्या बालों से इंसान की सोच या समझ बदल जाती है? गांव वाले हंसे, कुछ लोग ताली बजाने लगे, पर बिरबल ने उनसे कहा कि आज वे खेल खेलेंगे। एक खेल जिसमें हर व्यक्ति को अपना सिर पत्ता वाला या खुला रखना होगा। जो भी खुला सिर के साथ आएगा उसे सम्मान मिलेगा, और जो टोपी या कोई नकाबी चीज पहनकर आएगा उसे पीछे खड़ा होना होगा। लोगों ने सोचा कि ये मजाक है और भाग लेने लगे। कई युवा और बुजुर्ग टोपी पहनकर आए, कुछ लोग सिर ढककर आए, और बिरसा भी सहज भाव से आया। खेल शुरू हुआ। बिरबल ने अचानक घोषणा की कि जो भी व्यक्ति बिना टोपी के आएगा उसे चारपाई पर बिठाओ और पूछो उससे एक गंभीर सवाल, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? गांव वाले हैरान रहे। फिर बिरबल ने कुछ दयनीय सवाल उठाए, पर प्रश्न निंदा करने वाले नहीं, बल्कि लोगों के अंदर जो सहानुभूति थी उसे बाहर लाने वाले थे। कुछ ने कहा कि उनकी कमजोरी आलस्य है, किसी ने कहा कि वो झूठ बोलते हैं, किसी ने कहा कि वे लोगों की मदद नहीं करते। पर जब बिरसा के पास बात आई तो उसने कहा, मेरी कमजोरी अपनी परछाई से डरना है। लोगों ने हंसी में उछल कर कहा, परछाई से डरना, वो क्या नई बात है? बिरसा बोला, मैं अपनी परछाई से डरता हूं क्योंकि मैं जानता हूं लोग सिर्फ दिखावे को देखते हैं, पर जब परछाई पीछे नहीं हटती तो मन डर जाता है। लोग कुछ देर के लिए चुप रहे। बिरबल ने फिर कहा, जो लोग बिना टोपी के आए हैं वे सच बोले हैं, और जिनका सिर ढका है उनके भीतर भी डर है। आज हम किसी को 99 वर्ष तक टोपी पहनाने नहीं देंगे, पर हम उसकी बातें सुनेंगे। धीरे धीरे खेल का असर पड़ा। लोग अपने अपने दोषों को मानकर शर्मिंदा हुए। बिरबल ने ये खेल इसीलिए रचा था कि गांव के लोग छुपे हुए दोषों के साथ जी रहे थे। वे आत्मगर्व में इतने डूबे थे कि वे दूसरों की संवेदनाओं को नहीं समझ पाते थे। बिरबल ने उस शाम गांव वालों को समझाया कि किसी का गंजापन उसकी मानवीयता को नहीं काटता, बल्कि वो भी अनुभवों का खजाना है। उन्होंने बताया कि अक्सर जो व्यक्ति धीरे बोलते हैं वे अनुभवों का भार अपने भीतर रखते हैं, और यही सबक हमें जोड़ता है।
पर गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिनके स्वभाव में तिरस्कार था। उनका नाम था भानु। भानु बड़ा ताकतवर और धनवान था, पर उसका दिल पत्थर जैसा कठोर था। उसने बिरसा को बार बार तंग किया और गांव वालों को भी उकसाया कि वे बिरसा को हंसने का विषय बनाए रखें। भानु ने सोचा कि बिरबल के खेल से उसकी मजाक उड़ सकती है, इसलिए उसने बिरबल को चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो बताओ, गंजा आदमी बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ है या जो सिर पर घने बाल पाले बैठे हैं? बिरबल ने आंखें चमकाकर कहा, यह तो पता होने वाली बात है। हम कल अदालत लगाएंगे और मैं एक परीक्षा करूंगा। भानु हंसा और चिल्लाया कि उसे पराजित करना आसान होगा। अगले दिन बिरबल ने दरबार जैसा बनावट कराकर गांव के बीच एक छोटा सा मंच लगाया। उसने घोषणा की कि जो गंजा आदमी है उसे एक विशेष काम दिया जाएगा। उसे गांव के सबसे झुर्रियों वाले पेड़ के नीचे बैठकर हर आने वाले व्यक्ति की समस्या सुननी होगी और उनके लिए एक सरल व्यवहारिक हल बताना होगा। जो व्यक्ति हल पर अमल करके सफल होगा वही विजेता होगा, पर शर्त यह भी कि जो व्यक्ति सच्चा समाधान पाएगा उसे पूरे गांव का सम्मान और एक तांबे का सिक्का मिलेगा जो गांव के रक्षा मंदिर में रखा जाएगा। और जो ये बेवकूफी मानेगा कि केवल दिखावे से महानता मापी जाती है, उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी झेलनी होगी। लोग आश्चर्य में थे, किंतु बिरबल की बातों में लेखक के जैसा नियम था, साफ और न्यायपूर्ण। शुरुआत हुई। पहले आए किसान जो अपने खेतों में कीड़ों से परेशान था। बिरसा ने उसे सज्जनता से पूछा कि उसने पहले क्या उपाय किए। किसान ने बताया कि वो केवल कीटनाशक छिड़कता है। बिरसा ने कहा, खेत भी परिवार की तरह होते हैं। जिनमें बच्चे हैं उन्हें सिखाना पड़ता है कि वे अपने वातावरण की परवाह करें। तुम मिट्टी को जानो, उसमें नमी बनाए रखो और फसल की बीमारियों का चक्कर पोषक परीक्षण कराओ। और सबसे बढ़कर वो फसल जो जमीन की मदद कर सके उसे प्राथमिकता दो। किसान ने सलाह मानी और कुछ ही दिनों में कीड़ों की संख्या कम होने लगी। गांव वाले चौंके। फिर एक और आया, एक दुकानदार जिसका व्यापार घट रहा था। बिरसा ने पूछा कि वह अपने उत्पादों की कदर करता है या केवल कीमत पर उलझा है। दुकानदार ने कहा कि वो सस्ता बेचने का दबाव समझता है। बिरसा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सस्ता दिखता है पर टिकता नहीं। तुम अपने माल की गुणवत्ता बढ़ाओ और ग्राहकों से बात करो, उनकी नजरों में विश्वसनीयता बनाओ। दुकानदार ने वही किया और व्यापार में धीरे धीरे सुधार हुआ। लोग अब सोचने लगे कि ये गंजा आदमी कितनी सरल लेकिन प्रभावी बातें कर देता है। पर भानु हताश था। उसने सोचा कि ये महज संयोग है, पर बिरबल को हराना उसकी प्रवृत्ति बन गई। उसने एक बड़ा जाल बिछाया। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि बिरसा के पास कोई खजाना छुपा है। जो भी उसे बताएगा वो उसकी रहस्य बताएगा और बदले में वो उसे बड़ा इनाम देगा। लोग लालच में आ गए, पर बिरसा ने शांत होकर कहा कि उसका कोई खजाना नहीं है। पर भानु की चालाकी को समझने के लिए बिरबल ने फैसला किया कि एक नाटक खेला जाएगा। अगले दिन भानु ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो उस गंजे आदमी की असलियत लोगों के सामने ला देगा। उसने घोषणा की कि वो एक प्रश्न पूछेगा। यदि बिरसा उसका उत्तर सही न दे सका तो उसे गांव छोड़कर जाना होगा। लोग डर गए कि कहीं बिरसा को कष्ट न हो। बिरबल ने कहा, ठीक है, पर प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि वो न केवल बुद्धि परखे बल्कि दिल की कड़वाहट भी देखे। भानु ने आत्मविश्वास से पूछा कि बताओ, एक ऐसा गुण बताओ जो दिखावे से बड़ा है और जिसे केवल अनुभव से पाया जा सके। बिरसा कुछ देर सोचा और फिर बोला, वो गुण सहानुभूति है जो केवल हृदय देख सकता है। भीड़ में हल्का सन्नाटा छा गया। भानु ने हंसते हुए कहा, यह सब कुछ सामान्य बात है, किसी को भी पता होगा। पर फिर बिरसा ने आगे कहा, सहानुभूति दिखाने में कठिनाई नहीं होती। मुश्किल तब आती है जब तुम अपने अहंकार को पीछे छोड़कर किसी के दर्द में सहभागी बन जाओ। भानु चुप रहा। उसकी आंखों में घृणा के साथ हल्की शर्म भी चमकी।
बिरबल ने उसे मुस्कुराकर कहा कि सच्चा विजेता वही है जो अपनी ताकत से लोगों को ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। बिरबल ने गांव के हर घर से एक छोटी सी दादी, एक नौजवान और एक बच्चे को बुलाया। उन्होंने कहा कि अब हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें छोटे छोटे काम होंगे। जो गंजा आदमी बताएगा वे उसे करके दिखाएंगे। बिरसा ने कहा कि वह एक तालाब बनाकर दिखाएगा, पर तालाब सिर्फ पानी का नहीं होगा, वो तालाब लोगों के मन का प्रतिबिंब होगा। सबने सोचा ये क्या बकवास है, पर बिरसा ने निश्चय किया कि गांव के बीच खाली एक जमीन को पानी से भर देगा और उसमें ऐसे पौधे लगाएगा जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, ऐसे पौधे जो दूसरों की परवाह कर सके। लोगों ने हंसी उड़ाई, पर बिरसा ने कहा कि वे जो भी देखेंगे वे अपनी आंखों से अनुभव करेंगे। दिन दर दिन बिरसा ने तालाब बनाना शुरू किया। उसने लोगों को काम सिखाया, कैसे पानी को साफ रखना है, कैसे पौधों की जड़ों को एक दूसरे से जोड़कर एक समुदाय बनाना है। बच्चे भी आए और अपनी असमान्यताएं छिपाकर नहीं आए, वे अपने सवाल लेकर आए। धीरे धीरे तालाब ने रूप ले लिया। वो तालाब न केवल पानी से भरा था, बल्कि उसमें ऐसे पौधे और फूल थे जो फूलते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते। सबसे बड़ी बात यह थी कि तालाब के आसपास लोग मिलकर काम करने लगे। वे अब एक दूसरे से मदद मांगने पर शर्म न करने लगे। बिरबल का उद्देश्य पूरा हुआ। वो गांव का एकता और सहानुभूति का केंद्र बन गया। भानु की घृणा धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने देखा कि लोग बिरसा की बातों से फायदा उठा रहे थे। उसने एक दिन चुपचाप तालाब के किनारे जाकर बिरसा से कहा, तुम्हारी बातें असर कर गई, पर बताओ तुमने ये सब बिना किसी राजनीतिक चाल के कैसे किया? बिरसा ने आंखों में चमक लिए कहा, कभी कभी सबसे बड़ा प्रभाव तब होता है जब तुम किसी को छोड़कर नहीं चलते। मैं सिर्फ सुनता हूं, समझता हूं और फिर सरल काम बताता हूं। वही काम लोगों के दिलों में उतर जाता है। भानु ने झट से कहा, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, पर तुम्हारे काम की ईमानदारी को मैं सम्मान देता हूं। उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं बची थी, उसमें कुछ नरमी आ गई थी। समय के साथ गांव बदल गया। लोग पहले जैसा तिरस्कार नहीं दिखाते। वे समझ गए कि दिखावे के पीछे उनकी असलियत नहीं है। किसी का गंजापन उसकी समझदारी से कम नहीं करता। बिरसा अब गांव की बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया। वो लोगों की समस्याएं सुनता और हल बताता। अकबर ने जब ये सब देखा तो वे प्रसन्न हुए और बिरबल की प्रशंसा में नहीं थके। उन्होंने बिरबल को बुलाकर कहा, तुमने एक साधारण से प्रयोग से पूरे गांव को एकता सिखाई। तुम्हारी बुद्धि में मानवता है और यही असली जीत है। बिरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, बुद्धि ही नहीं, इंसानियत ही असली शिखर है। कई महीने बीतने के बाद उस गांव ने बिरसा के नाम पर एक दिन मनाया, जिसे उन्होंने सहानुभूति दिवस कहा। हर साल उस दिन बच्चे और बुजुर्ग मिलकर किसी जरूरतमंद की मदद करते। लोग उस दिन टोपी उतारकर एक दूसरे के साथ बैठते और जीवन की छोटी छोटी परेशानियों पर हंसकर चर्चा करते। बिरसा अब केवल गंजा आदमी नहीं रहा, वो गांव की आत्मा बन गया। पर सबसे बड़ी जीत थी कि भानु भी उस दिन सबसे पहले जुड़ गया। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और सबकी मदद करने की ठानी। लोग हैरान थे पर खुश भी। किसी एक शाम अकबर वहां फिर से आए। उन्होंने बिरसा से कहा कि वे इस गांव की तरह पूरे राज्य में सहानुभूति फैलाना चाहते हैं। पर किस तरह? बिरसा ने शांत भाव से कहा, महाराज, ये कोई योग नहीं है जिसे एक दिन में सिखाया जा सके। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में है। कभी किसी की बात ध्यान से सुनो, किसी की थाली बांटो, अपने अधिकार का इस्तेमाल दूसरों को ऊपर उठाने में करो। और सबसे बड़ी बात, दिखावे के पीछे की कच्ची भावनाओं को समझो। अकबर ने सोचा कि ये सरल बातें पर असर गहरा था। बिरबल को याद आया कि उस दिन उसने जो खेल रखा था वो महज एक चालाकी नहीं थी, वो लोगों को अपने भीतर देखना सिखाने का एक तरीका था।
उन्होंने अकबर को बताया कि अक्सर न्याय और शक्ति के साथ एक छोटा सा सहानुभूति का बीज बो देना ही काफी होता है कि पूरा जंगल हरा भरा हो जाए। अकबर हैरान हुए और बोले, तुमने ये सब खेल खेल में कर दिया, पर इसके पीछे तुम्हारी बुद्धि ही असली थी। बिरबल हंसा और बोला, राजा, बुद्धि वह है जो मन को सुधारे, और जो मन सुधरे वही समाज सुधरे। कहानी के अंत में गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोगों की जरूरतें और उनके बीच की दूरियां कम हो गई। बिरसा ने अपनी गंजेपन को कभी दोष नहीं माना, बल्कि उसने उसे एक पहचान बना लिया। लोग अब उसे गंजा कहकर नहीं बुलाते थे, वे उसे बिरसा साहब कहते थे, एक सम्मान जो दिल से निकला था। भानु ने भी अपना अहंकार घटाकर गांव के विकास में मदद की। बिरबल और अकबर उस गांव से विदा लेकर आए। उनके दिल में विश्वास बढ़ा कि छोटे छोटे काम भी दुनिया बदल सकते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दिखावा और बाहरी रूप कभी भी असली मूल्य नहीं होते। सच है कि लोग तुरंत दिखावे पर प्रतिक्रिया देते हैं, पर बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और इंसानियत ही वो चिरस्थायी अनुशासन है जो समाज को जोड़ता है। गंजेपन या किसी भी बाहरी अंतर को हमें कभी भी दूसरों को कम आंकने का कारण नहीं बनाना चाहिए। और जहां समझदारी के साथ दिल भी जुड़ा हो, वहां परिवर्तन अनिवार्य है। वो बदलना अच्छा है, और वो परिवर्तन छोटे छोटे कर्मों से शुरू होता है, जैसे बिरसा का तालाब, बिरबल की चालाकी और अकबर की संवेदनशीलता। किसी ने पूछा कि क्या बिरसा कभी अपने बाल वापस लाने की इच्छा रखता था। वे मुस्कुरा कर कहते, बाल आ जाते तो क्या, पर जो खोया था उसके साथ जीवन का एक सबक मिला। अब मैं अपने जीवन में जो कुछ भी बांटता हूं वो लोग समझते हैं, और यही मेरी असली पूंजी है। और गांव के बच्चों ने उसे प्यार से गले लगाकर कहा, बिरसा साहब, आपकी ये गंजापन हमें सिखाती है कि सच्चाई का उजाला हमेशा चमकता है। बिरसा ने बचपन की तरह बच्चों को कहानी सुनाई और वे सब मिलकर नाचने लगे। एक ऐसा नाच जिसमें दिखावा नहीं था, सिर्फ खुशी और मानवीय जुड़ाव था। ये कहानी इस प्रकार खत्म होती है कि बुद्धि और सहानुभूति मिलकर समाज को बदल सकती है। और कभी कभी एक गंजा आदमी जो कभी मजाक का विषय बनता था, वही समाज का सबसे बड़ा उपहार सिद्ध हो जाता है। बिरबल की चतुराई और बिरसा की सत्यनिष्ठा ने यह दिखा दिया कि सच्चा सम्मान कभी